वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय मिस्टन जी और साथ ही अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन दोनों ही खास मेहमान का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा हम जान लेते हैं ये जो हमला, ये जो महायुद्ध चल रहा है, उसमें युद्ध में नुकसान का जो आंकड़ा है, जो गणित है, वो हम आपको बता देते हैं। सवाल रूस का युद्ध में रोजाना खर्च देखिए, 1,12,00,000 रुपए रोजाना खर्च हो रहा है। ये रूस की तरफ से हम बता रहे हैं आपको, रूस। और इसके अलावा रूस का 5 दिन में कितना खर्च हुआ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा कीमत रूस अब तक लगा चुका है इस महायुद्ध में। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। एक दिन का खर्च जो है वो 1,12,00,000 रुपए है और बीते 5 दिनों से ये महायुद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। रूस का युद्ध में रोजाना खर्च हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय मिस्टन जी का मैं रुख कर चुकी हूं। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, न्यूक्लियर अटैक के बार बार धमकी दे रहा है रूस की तरफ से। ये जो धमकी दी जा रही है, इसको कितना सीरियसली लेने की जरूरत है? क्या वाकई में ऐसा अटैक कर सकता है? से रूस इसलिए ये धमकी दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता जो कोई और देश इस जंग में, जब रूस यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा उसने हमला बोल दिया है, युद्ध हो रहा है, जो कोई और देश नेटो के, यूरोप के, वो आकर यूक्रेन की सहायता करने में डायरेक्टली आकर लग जाएं। इनडायरेक्टली तो हम देख रहे हैं जो काफी देश हैं जो कि अपने अस्त्र शस्त्र सामान वगैरह वो भेज रहे हैं यूक्रेन को। जैसे अभी हमने देखा फ्रांस कुछ भेज रहा है, यूरोपियन यूनियन भी कुछ भेज रहा है, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, अमेरिका ने भी कहा है 350 मिलियन का वो अस्त्र शस्त्र वहां पर भेजेगा। परंतु डायरेक्टली वो नहीं चाहता है रूस जो कोई भी उसके साथ, यूक्रेन के साथ आकर उसकी सहायता करे, और इसीलिए उसने ये एक धमकी दी है जो मैं न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र का भी मैं वहां पर प्रयोग कर सकता हूं, वहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे कि और सारे देश उससे एकदम अलग थलग रहें। अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में कहा है जो वहां पर लोगों को इतना ज्यादा इससे चिंतित होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है जो हमारा अभी तक पोस्चर है न्यूक्लियर वेपन्स पर, वही पोस्चर रहेगा, हम उसको और अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और लोगों को इसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मेरे विचार से सतर्क तो सबको रहना चाहिए, सबको देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है। परंतु जैसे कहा गया, न्यूक्लियर वेपन्स तो ये एक वेपन है डिटरेंस का। इसको इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके हाथ में जो भी जितनी शक्ति है, पावर है, वो खत्म हो जाती है, और इससे तहस नहस इतना ज्यादा पूरी दुनिया में इसका नुकसान होगा, केवल उसी देश पर नहीं, और केवल आज के या 2-4 सालों में नहीं, बहुत देर तक इसका जो प्रभाव है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए यही उम्मीद करेंगे, जो इस्तेमाल तो कोई नहीं करेगा, पर इस प्रकार की धमकी देना भी मेरे विचार से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही खतरनाक है। चलिए ठीक है। संजय जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। ऐसे में धमकी जो रूस की तरफ से दी जा रही है, वो बाकी कंट्रीज को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी यूक्रेन का साथ देगा तो ऐसा हो सकता है? सॉरी, एक्चुअली थोड़ी आवाज कट रही है, मैं क्योंकि गाड़ी में, थोड़ा सा सवाल फिर से रिपीट करिएगा। संजय जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं, ऐसे में रूस का बार बार ये धमकी देना कि न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हो जाएगा, तो ये संदेश किसके लिए? ये यूक्रेन के लिए है या बाकी कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि शक्तिशाली देश रूस जो ये हरकत कर रहा है, ये धमकी दे रहा है, ये मेरे ख्याल, इसको मैं बोलूंगा तो एक कायरता पूर्वक हरकत है। इसका कारण है, देखिए, न्यूक्लियर वेपन जितने भी देशों के पास है, हमारे पास भी है न्यूक्लियर वेपन। क्या हम रोज बोलते हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे? अब जैसे कल उन्होंने वो ब्रीफकेस, अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस, उसके बटन ये दुनिया को दिखा रहे हैं, ये एक बचपनापन है, एक मैच्योर्ड लीडरशिप नहीं है। मेरा भी इस पे ये पर्सनल विचार है। तो ये जो बार बार बता रहे हैं न्यूक्लियर, अभी तो लड़ाई चली रही है। न्यूक्लियर का इस्तेमाल और न्यूक्लियर की बात जब की जाती है जब कोई सेना या देश बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके पास कुछ नहीं है, फिर वो वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। वो ऐसा वेपन नहीं है कि बस वो पहले से डे 1 से आप धमकी शुरू करना कर दिए, तो वो कर रहे हैं। तो ये इमेच्योर एक्शन है, पर ये कर क्यों रहे हैं वो हमको समझना है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक्स तो उन्होंने बहुत अपना ली यूक्रेन के ऊपर। इससे अभी रिहायशी इलाकों में स्मर्च रॉकेट्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी, क्या क्या तो हो रहा है। तो सारी प्रेशर टैक्टिक्स तो फेल हो गई है।
अब वो सोच रहे हैं कि शायद न्यूक्लियर वेपन का हम धमकी देंगे तो ये शायद सरेंडर कर देंगे, जेलेंस्की आत्मसमर्पण कर देंगे, देश खत्म हो जाएगा। तो वो ये वेस्ट के लिए ये मैसेज है, इनडायरेक्ट मैसेज, कि आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, करोगे तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। उनको ये नहीं पता है, देखिए 90% ऑफ दी वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स ये हाथ में है रशिया के और अमेरिका के। मान लिया इसने गलती से या बाय डिजाइन लॉन्च कर दिया एक, तो क्या फिर बाकी देश चुप बैठे रहेंगे? अमेरिका चुप बैठा रहेगा? फिर तो ये वर्ल्ड वॉर, क्या ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे एम्बेसडर सज्जनार ने बोला, ये तो एंड ऑफ ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन है, ये तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो ये इमेच्योर एक्शन है, पर वही है धमकी वाला। और ये कब तक धमकी देंगे? तो इसीलिए मैं पहला बता रहा था, जो उन्होंने अब स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो चाहते हैं कि अब ये लड़ाई जल्दी खत्म हो, और लड़ाई खत्म करने के लिए ये रिहायशी इलाकों में अब ये बमबारी कर रहे हैं दबा के, जिसका वॉरफेयर में जनरली होता नहीं है। ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये एम डेलिब्रेट फायर है ऑन बिल्ट अप एरिया, जिससे सिविलियंस वहां पर मरे। उनको कोई वर्ल्ड की चिंता नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट पुतिन को जितनी चिंता थी वो तो खत्म हो गई, आइसोलेट हो गए। उनके खुद के देश में काफी लोग आ गए हैं, पुलिस स्ट्रीट्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनको वर्ल्ड की चिंता नहीं है अभी, उनको अपनी चिंता है कि मेरा एक सुप्रीम पावर या मैं एक बड़ा वर्ल्ड पावर दिखूं। तो उसका अंत पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि वो बस चाह रहे हैं ये देश जैसे खत्म हो जाए, इसको खत्म करो, क्या करो, पूरा तबाह कर दो। मतलब यूक्रेन को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, फ्लैटन कर देना, खत्म कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। नतीजा क्या निकलेगा वो खुद भी उनको सोचना चाहिए कि नतीजा क्या निकलेगा। पता नहीं उनके कमांडर्स हैं या क्या, क्योंकि अब वो अथॉरिटेटिव डिक्टेटोरियल टाइप की तो लीडरशिप है, किसकी हिम्मत है उनको बोलने की कि ये गलत हो रहा है या इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसका ये हमारे कुछ मैंने डिस्कशन में भी सुना था, वॉर गेमिंग होती है जी। ठीक है, तरीके से ये चल रहा था। अशोक जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, जो सिचुएशन इस वक्त है वहां के नागरिकों की, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। आपके हिसाब से ज्यादा जिम्मेवार कौन है, जेलेंस्की या फिर पुतिन? मेरे विचार से इसमें बिल्कुल राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अननेसेसरी वॉर है। कोई प्रोवोकेशन नहीं था, बातचीत चल रही थी, बातचीत से इसका सबको सुलझाया जा सकता था। और उन्होंने, राष्ट्रपति पुतिन ने एकदम वहां पर अपना हमला कर दिया, जो वहां पर मुझे, और जिस प्रकार के शब्दों का देखिए दीपिका जी उन्होंने प्रयोग किया है, जो मैं उसको डी नाजीफाई करना चाहता हूं। अब नाजीज एलिमेंट्स कौन से हैं वहां पर? अरे अगर हैं भी तो देखिए, मैं भी मॉस्को में रह चुका हूं, मैं भी जानता हूं वहां पर भी नाजी एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये फ्रिंज एलिमेंट्स सब जगह होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं उसको डी नाजीफाई करूंगा। वहां पर नाजीज ने उसका वो ले लिया है, वहां पर जो सरकार है उस पर कब्जा कर लिया है। हमें तो ये मानना पड़ेगा जो वहां के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो जूइश ओरिजिन के हैं, जू हैं, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जू हैं। वो कैसे नाजी हो सकते हैं? और फिर वो कहते हैं जो मैं वहां पर ड्रग एडिक्ट्स की सरकार है। मैंने कभी नहीं सुना है जो कोई देश के राष्ट्रपति कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करे किसी और देश के शीर्ष नेतृत्व के लिए। तो मैं तो इसमें पूरी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेवार ठहराता हूं, क्योंकि ठीक है नेटो ने भी अपनी एक्सपेंशन की है, एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए था, परंतु ये सब चीजें हैं जो कि बातचीत से सुलझती थी। इसीलिए आपने देखा होगा भारत ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बात हो रही थी, तो हमने बहुत खेद व्यक्त किया था जो बहुत जल्दी डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता छोड़ दिया गया है और हम जंग में आ गए हैं। और ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वहां पर एक बिल्कुल स्वतंत्र देश है और उसकी सत्ता पर वार किया गया है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एकदम खत्म कर दिया गया है। और फिर कितना नुकसान हुआ है, देखिए जो मानवीय नुकसान हुआ है, कैटास्ट्रोफी हो गई है, जो करीब मोर देन 500,000 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ये तो कल सुबह की फिगर थी, कितने लोग मारे गए। लोग कहते हैं जो, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है हम रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं कर रहे हैं और ज्यादा वहां पर मौतें नहीं हुई हैं, पर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सभी जो लोग हैं वहां पर दीपिका, वो सब जब भी सायरन होता है जाकर या बंकर में छुप जाते हैं या मेट्रो स्टेशन के उधर जाकर छुप जाते हैं, रात भर वहां पर गुजारते हैं। तो इसीलिए इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं। परंतु मेरे विचार से इसका कोई श्रेय
पुतिन को या रूस की सेना को नहीं जाता है। जी। अभी एक बारी बातचीत हुई है, दूसरी बारी तक मेरे विचार से जल्दी युद्ध को समाप्त करना चाहिए, सीज फायर बिल्कुल अशोक जी, जो आप चाह रहे हैं वही पूरी दुनिया चाह रही है कि जल्द से जल्द इस युद्ध पर विराम लगे। अशोक जी, मैं रोक करूंगी आपका, लेकिन संजय जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो यूरोपियन कंट्रीज बैन करने का अभियान चला रही थी रूस के खिलाफ, क्या उस वजह से रूस को ये धमकी देनी पड़ी न्यूक्लियर अटैक की? क्योंकि यूक्रेन तो उतना केपेबल है नहीं कंपेयर टू दिस वन, रूस ना सैन्य शक्ति में और ना ही वेपन्स के मामले में। देखिए, उनको पता था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगने ही हैं और काफी गंभीर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे। तो ये जो धमकी है ना, ये बेसिकली मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये इमेच्योर लीडर है। मतलब कई बार मैं तुलना करना चाहता हूँ, मतलब ये एक एक्सट्रीम है, ये तो एक्सट्रीम है इस मॉडर्न एरा में। ये मतलब इवन मैं तो बोलता हूँ ये टेररिस्ट को भी एक्सीड कर गए। टेररिस्ट के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जब वो भी सीज फायर करते हैं तो आपस में बात करके डिसाइड करते हैं इतनी डेट के लिए, इतने समय के लिए हमारी। इन्होंने तो बिना प्रोवोकेशन ही युद्ध किया। पहली बात, एम्बेसडर सज्जनार ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल प्रोवोकेशन नहीं है। क्या बोलते हैं कि वो नेटो में ज्वाइन कर सकते थे। वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, उनके पास पूरा अधिकार है। कल क्या यूक्रेन को या किसी भी देश को किसी से परमिशन लेने, क्या मैं ये कर सकता हूँ या ये हम कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्रीमिया को जो कैप्चर कर लिया, वो उन्होंने उसका फायदा उठाया कि शायद वर्ल्ड रिएक्ट नहीं करेगी। क्रीमिया में जब उन्होंने कैप्चर किया, उस समय अमेरिका और ये 49 कंट्रीज तो अफगानिस्तान कमिटेड थे, तो वो अपने हर जगह तो प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये बेसिकली इन्होंने इसलिए किया है कि ये जो जमीन है यूक्रेन की, ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाइए, ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान मेजर ऑफेंसिव जो जर्मनी ने लॉन्च किया था, 3 ऑब्जेक्टिव थे, स्टेलिनग्राड, लेनिनग्राड और मॉस्को। इसको कैप्चर करने के लिए यूक्रेन बेसिकली कीव और ये जो मिन्स्क है, ये बेलारूस का इलाका, ये लॉन्च पैड थे। तो उनको पता है कि भविष्य में अगर कभी भी हालात गंभीर होते हैं तो नाटो या यूरोप ये लॉन्च पैड्स को इस्तेमाल करना चाहता है, तो उन्होंने इसको टिपिकली लॉन्च पैड को डिनाई किया है। अब सवाल कोई ये भी करेगा कि फिर उन्होंने इसको कैप्चर क्यों नहीं किया, लिथुआनिया को या वो जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, वो इसलिए नहीं कैप्चर किया क्योंकि वो एक बहुत छोटे से फ्लैंक में, वहां से कोई मेजर ऑफेंसिव नहीं जा सकता है, ये सीधी बात है। तो उन्होंने एक लॉन्च पैड डिनाई कर दिया परमानेंटली। तो ये जो ये हरकत कर रहे हैं, मैं भी एम्बेसडर सज्जनार को 200% एंडोर्स करता हूँ। ये टोटल ब्लेम पुतिन को जाता है कि किस बेसिस पे वॉर, और बार बार बोलना कि वो नाटो ज्वाइन कर सकते थे। तो ये बिल्कुल इमेच्योरिटी का काम किया है और मेरे ख्याल पूरी दुनिया इनको फॉरगिव नहीं करेगी, क्योंकि इस मॉडर्न जनरेशन में ये जो ऐसी बहुत ही गंदी और हरकत हुई है, ये तो अनपार्डनेबल है। और ये पता नहीं कोई जनरेशन, और अब तो मेरे को लगता है कि अगर ये देश जो यूक्रेन है, अगर ये बच गया किसी भी हालत से, अब तो ये 100% नाटो ज्वाइन करेगा जी। ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा। उनको तो अभी जो नफरत हो गई है रूस के प्रति और रूस के सिटीजन्स, ये तो अभी लॉन्ग लास्ट, वो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन संजय सर, अभी भी रूस को ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी इमेज बन रही है, उसको लेकर के बिल्कुल ही बेपरवाह है रूस। कम से कम आज के दिन भी यही लग रहा है। अशोक जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। कल जो बैठक हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, वो भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी टाइमिंग में जब हालात बहुत क्रिटिकल हो, युद्ध का लेवल बहुत ऊपर हो, ऐसे में कितनी चांसेस होते हैं इस वक्त की बात करने से बात बन जाएगी? देखिए, कल तो पहली मुलाकात थी और ये मेरे विचार से देखिए एक आशा की किरण ये है, जो कम से कम वो दोनों साइड्स बात करने लगे हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, मैं कहूंगा। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था दीपिका, जो कल की जो मुलाकात है उससे सारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, दोनों साइड में अग्रीमेंट हो जाएगा और शांति हो जाएगी। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने जैसे आपके चैनल पर ही कहा था, मैंने कहा ये वाली जो मुलाकात है दैट इज ओनली फॉर टेस्टिंग द वाटर्स, देखने के लिए जो दूसरे की क्या डिमांड्स हैं। और दोनों तरफ ने अपनी सबसे हाईएस्ट डिमांड्स रखी। जैसे यूक्रेन ने कहा जो आप क्राइमिया से भी निकल जाइए, आप ये डोनबास से भी निकल जाइए, आप करिए अपने सब सैनिकों को। दिस इज द हाईएस्ट डिमांड जो उन्होंने किया है। सो दे वर ट्राइंग टू गेज ईच अदर, जो कहां पर आकर हम बात कर सकते हैं। मेरे विचार से थोड़ा सीरियसली दीपिका बात होगी अब आगे चलते हुए, जबकि दूसरी मुलाकात है। अभी मेरे विचार से समय और तारीख कब होगी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, परंतु जगह कहां पर होगी, वेन्यू पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। तो ये एक अच्छा संकेत है, जो दूसरी बारी भी वो मिलने के लिए तैयार हो गए हैं।
जहां तक देखिए दीपिका, आपके जो कहना था, जो राष्ट्रपति पुतिन अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। देखिए, क्योंकि वो एक बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी हैं, बहुत ही ऑब्स्टिनेट हैं। उनका ये मंशा थी, जो मुझे कैसे, जिसे कहा जाए मदर रशिया को मुझे ऊपर लाना है, पूरी दुनिया में उसका प्रभुत्व और उसका जो इमेज है उसको रोशन करना है। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन का ये भी मानना था, जो अपनी इमेज को कैसे, जो वो उन्होंने कैसे रूस को इतने ऊपर तक उठाया है। और इसीलिए ठीक है, वो चाहते थे जो भाई वहां पर सत्ता परिवर्तन हो कीव में, वहां पर एक ऐसी सरकार आए जो जिसका लगाव और झुकाव रूस की तरफ हो, पश्चिम की तरफ ना हो। परंतु उसके साथ साथ उनका मकसद मेरे विचार से ये भी था, जो पूरी दुनिया उनका मान जाए, उनका लोहा मान जाए। जो राष्ट्रपति पुतिन एक बहुत ही नेता हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उभरे लेकिन हैं। परंतु हालांकि जैसे पुतिन का राष्ट्रपति इस ज़ेलेंस्की आए हैं, एरोगेंस रवैये का जो खामियाजा है वो आम नागरिक अब भुगत रही